ओम्स लॉ, जो कि किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का रिश्ता बताता है। वैसे तो ओम्स लॉ काफ़ी सिंपल है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है और फिर वे काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर को समझने वाले हैं। अब ओम्स लॉ से संबंधित सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि ओम्स लॉ क्या है, और कुछ लोग इसका जवाब सीधा देंगे V इज इक्वल टू आई आर, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। लेकिन खुद ओम्स लॉ क्या है, तो इसके जवाब में आपको ये बोलना है कि किसी रजिस्टिव सर्किट में बहने वाला करंट, याद रखना रजिस्टिव सर्किट जरूर लगाना है, तो किसी रजिस्टिव सर्किट में बहने वाला करंट उस सर्किट पे लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही कहलाता है असली ओम्स लॉ। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें इधर को इस तरफ कोई कांस्टेंट ऐड करना होगा, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तभी V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, वरना किसी वजह से अगर रेजिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है तो V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। अब दूसरा सवाल जो निकल के आता है वो होता है ओम्स लॉ के ग्राफ के बारे में, मतलब ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है। अब इस सवाल को सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सीधा बोलना है कि ओम्स लॉ का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर कोई ड्रॉ करने को कहे तो आप सीधा उसे ऐसे ड्रॉ कर देना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, मतलब इस तरफ वोल्टेज इस तरफ करंट और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब तीसरा सवाल ये बनता है कि क्या ओम्स लॉ हर एक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, तो इसका जवाब है नहीं। ओम्स लॉ सिर्फ मेटल्स, मतलब सब तरह के मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जैसे पानी और नमक जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट ही कहलाता है, उनको अगर हम मिला दें। अब ये दोनों चीज़ें हैं जो कि ओम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल हैं। इनके अलावा हो सकता है कुछ और भी चीज़ें हों। अब आते हैं उन चीज़ों पे जो कि एप्लीकेबल नहीं है। उनमें सबसे पहले आती है गैसेज, मतलब हर तरह की गैसेज, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फिर एयर हो, मतलब सभी गैसेज का मिश्रण। और दूसरी चीज़ आती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर से बनी हुई सारी चीज़ें, जैसे कि कोई भी डायोड हो या फिर कोई ट्रांजिस्टर हो, SCR हो, ट्रायोड हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ सेमीकंडक्टर से बनी हुई है उनमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है और गैसेज में एप्लीकेबल नहीं है। सवाल होता है कंडक्टर की लेंथ और एरिया से रिलेटेड, मतलब अगर किसी वायर की लेंथ को हम दुगना कर दें तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। वैसे इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी नाम से। उसमें मैंने बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कंडक्टर की लेंथ के, और जो एरिया होता है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब तार की मोटाई, उसके वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हम एक मोटा तार इस्तेमाल करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। मतलब कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस सीधा सीधा बढ़ जाएगा और उसके मोटाई को बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो सीधा सीधा घट जाएगा। अब एक चीज़ आती है टेम्परेचर पे, मतलब रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे किस हिसाब से डिपेंड होता है। तो इसमें दो बातें आती हैं, पहली होती है मेटल्स के लिए, दूसरी होती है सेमीकंडक्टर के लिए। तो मेटल के केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, मतलब किसी वायर को हम ज़्यादा गर्म कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस सीधा सीधा बढ़ जाएगा। मेटल के केस में रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सीधा सीधा टेम्परेचर पे, और सेमीकंडक्टर के केस में ये उल्टा होता है, रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर को घटाने से रेजिस्टेंस उसका सेमीकंडक्टर का सीधा सीधा बढ़ जाएगा, और अगर हम एक सेमीकंडक्टर को गर्म कर दें तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो सीधा सीधा घट जाएगा। अब एक सवाल ये बनता है कि ओम्स लॉ की 3 इक्वेशन बताओ। अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने ओम्स लॉ की सिर्फ एक इक्वेशन पढ़ी है, जो कि है V इज इक्वल टू आई आर। हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि ये जो पहली इक्वेशन है इसी से बाकी की 2 इक्वेशन बनेगी। जैसे कि दूसरी इक्वेशन है I इज इक्वल टू V अपॉन R, और तीसरी इक्वेशन है R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यही है ओम्स लॉ की 3 इक्वेशंस। अब एक सवाल ये बनता है कि दुनिया में सबसे हाई रेजिस्टेंस किस चीज़ की है और सबसे लो रेजिस्टेंस किस चीज़ की है। तो सबसे हाई रेजिस्टेंस होती है वैक्यूम की, जिसकी रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें कोई भी पार्टिकल होता ही नहीं है जो करंट को इस तरफ से उस तरफ ले जा सके। और सबसे लो रेजिस्टेंस होती है वही सुपर कंडक्टर की, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस होती है 0। अब एक क्वेश्चन बनता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट बताओ, तो हमें पता है ओम्स होती है, लेकिन अगर कोई कहे कि इसके अलावा भी इसकी कोई और यूनिट हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। यहाँ से हमें पता है R इक्वल टू है V अपॉन I, तो इसकी एक और यूनिट हो सकती है जो कि है वोल्ट पर एम्पियर। ये दोनों ही जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है। अब कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है साइमन्स। ठीक है, तो यहाँ से ओम की एक और यूनिट निकल के आती है, मतलब रेजिस्टेंस की एक और यूनिट निकल के आती है जो होती है पर साइमन। सीधा पर साइमन, यानी कि ऐसे ही लिख सकते हैं साइमन की पावर -1। ये एक और जो है यूनिट है रेजिस्टेंस की। एक क्वेश्चन आपने भी इंटरनेट पे तो जरूर देखा होगा या फिर सुना होगा कि 2 बल्ब, एक 60 वोल्ट एक 100 वोल्ट, वे दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं और एक कॉम्बिनेशन में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों ही कॉम्बिनेशन में कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा, तो पैरेलल में जुड़े होने पे 100 वाट का सबसे तेज जलेगा। ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है, ये सबको पता है। लेकिन जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनमें जो करंट है वो बिल्कुल बराबर है,
क्योंकि एक ही सर्किट है उसमें करंट बिल्कुल बराबर फ्लो हो रहा है दोनों में से ही। तो अब जिस भी बल्ब पे वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा वो बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा। हमें पता है V इक्वल टू होता है आई आर, तो आई तो दोनों में सेम है, तो रेजिस्टेंस जिसका भी ज़्यादा हाई है वो ज़्यादा तेज जलेगा। अब देखो ये जो 100 वाट का बल्ब है इसका रेजिस्टेंस इसके मुकाबले कम है, वो देखो कैसे, इसका रेजिस्टेंस कम है इसलिए इसमें से ज़्यादा करंट पास होता है, और ज़्यादा करंट पास होगा तो कोई भी चीज़ ज़्यादा तेज जलेगी। और इसमें से करंट कम पास होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा कम जलता है। तो इसमें क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट करें तो ये वाला बल्ब जो है वो ज़्यादा तेज जलेगा। तो इसका आंसर है 60 वोट का बल्ब। सीरीज कॉम्बिनेशन में 60 वोट का बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा और पैरेलल में तो 100 वोट का जलेगा ही, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि V इक्वल टू होता है आई आर। तो बस उम्मीद है आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिल चुके होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियोस भविष्य में देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इस वीडियो में अब भी कुछ ऐसा रह गया जो कि समझ में नहीं आया उसे आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको अपने किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो।